हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं एक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ आईपीएस क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय चैनल। प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान हर किसी की कुछ लर्निंग्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो इस चैनल के मीडियम से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी और मैं उनको कैसे अवॉइड कर सकता था और कैसे मेरा टाइम सेव हो सकता था। तो मैं इस चैनल के थ्रू यही सब बताऊँगा। तो अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल वर्थ सब्सक्राइबिंग है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। If only you think it is worth your time to watch any video, then you can go for it. So let's start the analysis. तो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, देखिए आप हर किसी से सुनिएगा ना तो हर कोई आदमी अपना अलग बात बताएगा। कोई कहेगा पेपर इजी था, कोई कहेगा मॉडरेट था, कोई कहेगा डिफिकल्ट था। वो सब उनके अपने स्टैंड पॉइंट से है, सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर बताते हैं। आपका भी कोई अपना स्टैंड पॉइंट होगा तो आप अपने स्टैंड पॉइंट से कोई व्यू लेकर बता सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो इसलिए इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हम हर किसी की ओपिनियन सुने कि वो क्या कह रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करते रहें इस प्रोसेस में। ये सही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट होता है। तो एक बार पेपर दे दो आप, उसके बाद फिर आप घर पे आइए, आप देखिए आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, अगले पेपर के लिए आप प्रिपेयर कीजिए अगर इनकेस प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इसके आगे। तो अगर मैं अपने स्टैंड पॉइंट से बात करूँ, अपने जगह से बात करूँ, तो पेपर का लेवल वॉज गुड। इट सीम्ड लाइक इट वॉज अ रिटायर्ड प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्ज़ाम का जो लेवल था। पीओ मेंस का रिटायर्ड क्वेश्चन पेपर मुझे लगा, क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल था इट वाज नॉट दैट इजी, द पेपर वाज ऑन द ट्रिकियर साइड। तो अगर मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था। और ऑब्वियसली प्रिपरेशन लेवल पर भी डिपेंड करता है कि इसको कैसा रहा है पेपर। तो सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ। तो मेरा जो टोटल अटेम्प्ट रहा है वो 15 क्वेश्चन रहा है, जिसमें कि मैं 3 या 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हैं, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर बनेगा वो 10 के आसपास बन जाएगा जनरल अवेयरनेस में। मैंने ज़्यादा उसमें गैसेस नहीं किए हैं, जो श्योर था मैंने शॉर्ट ही किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन मुझे डाउट हो रहा है जिसमें वो पूछा गया था, जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने यूपी टिक किया है और मैंने गूगल पे चेक किया तो उसमें वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि ऑप्शन में वेस्ट बंगाल था भी कि नहीं था। तो आप लोग बताइएगा कि था कि नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा रॉन्ग हुआ है। एक जो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो जो डेटा ब्रीच वाला क्वेश्चन था, जो कस्टमर की जो डेटा ब्रीच हो गई थी, मैंने पीएनबी लगाया पहले, उसके बाद फिर हटा के बैंक ऑफ बड़ौदा लगा दिया। तो उसका सही आंसर पीएनबी था। बाकी 1-2 क्वेश्चन और थे जो मेरे रॉन्ग हुए हैं, ज़्यादा तो गलत नहीं हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इंग्लिश में मेरा टोटल अटेम्प्ट 32 क्वेश्चन रहा है, जिसमें से कि मैंने जो 40 क्वेश्चन थे, शायद 40 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने दोनों आरसी अटेम्प्ट की है। लास्ट वाली जो एक आरसी थी वो मैंने एकदम आखिरी में अटेम्प्ट करी जल्दी में, लेकिन वो हो गई। एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी उसके सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं। और जो भी कुछ छूटा हुआ है वो मिसलेनियस पार्ट में छूटा हुआ है। मेरी एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी मेरी इट इज़ नॉट दैट वेरी बैड, इट्स गुड, इट्स नॉट वेरी बैड। कुछ प्रीलिम्स एग्जाम में मैंने 30 और 30 भी स्कोर किया हुआ है इंग्लिश में, तो ठीक ठाक रहती है मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में। लेकिन कुछ कह नहीं सकते ऑब्वियसली, कुछ पता नहीं है कब कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। एक तो कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि 3 स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद वो उसी कॉम्बिनेशन ओनली ए, ओनली बी एंड सी, तो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल रन था इंग्लिश का, 32 क्वेश्चन। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो एक्चुअली मेरा जो पीओ का जो रीजनिंग वाला पार्ट था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो मैंने कोशिश किया कि मैं रीजनिंग वाला सेक्शन बिगड़ने ना दूँ क्लैरिकल मेंस में एटलीस्ट। तो मैंने रीजनिंग में जो टोटल अटेम्प्ट किया है वो 21 किया है। सबसे पहले तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चन थे, जो डायरेक्शन सेंस वाले थे और ब्लड रिलेशन वाले थे, सबसे पहले मैं वो निपटा दिया।
क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, तब एटलीस्ट माइंड में टेंशन नहीं रहता है कि हाँ सेक्शन नहीं हुआ है। तो एक वो किया है, बाकी मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है, एक हफ्ता वो पेपर दे हुए, ज़्यादा याद तो नहीं आ रहा कौन कौन से क्वेश्चन थे। मैंने एक पजल सॉल्व करी है, वो जो एज 6 लोग बैठे हुए हैं उसमें जिनकी एज दी हुई थी वो सॉल्व किया है। और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन किए हैं। क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग सेक्शन ऑफ द रीजनिंग पेपर। और अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो वो थोड़ी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। और आपने भी देखा होगा पी और क्लरिकल का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग का कितना उसका वेटेज था। क्रिटिकल रीजनिंग से मेरा मतलब है जो लॉजिकल रीजनिंग जो बोलते हैं, जो इन्फ्लुएंस और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो ये था मेरा रीजनिंग का। रीजनिंग मैंने टोटल 21 अटेम्प्ट किए, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, एक हफ्ता हो गया पेपर दिए हुए, काफ़ी भूल गया। तो ये था। और मैथ्स की बात करें, नेक्स्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन जो था मैथ्स का था, मैंने टोटल 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और मैथ्स का लेवल जो था वो इजी था, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी जो प्रीलिम्स वाले होती हैं, और अप्रॉक्सीमेशन शायद 4-5 अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन थे। तो अपने आप ही 7-8 नंबर का तो ऐसे ही हो जाता है क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन थे अगर आप उनको ठीक से पढ़ेंगे ना तो वो बहुत ईजी थे, मतलब देखने में डिफिकल्ट लग सकते हैं। जैसे वो जो क्वेश्चन था जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो ईजी था क्योंकि आप उसमें जो है जो रूट दे रखी n,3 था, तो 3 से सेटिस्फाई करेंगे तो पी क्यू में एक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी वो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी क्यू में इक्वेशन आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो जिन्होंने किया होगा ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा था, बट इट वाज नॉट मॉडरेट। बाकी मैंने एक वेन डायग्राम वाली जो पजल थी, वो जो पजल बोल रहा हूँ DI वाला जो था वो किया है, और मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन टोटल 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। और अपने सारे क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था वो मैंने किया है, और भी थे बहुत सारे थे। ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है, 21 अटेम्प्ट है, बट थोड़े ठीक लग रहा है मुझे। ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम ही है एक तरीके से पेपर में जो भी आया था। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट हैं 15 + 32 + 21 + 21, सो टोटल 89 अटैम्प्ट हुए टोटल मेरे। और ये मेरा क्लर्क मेंस का सेकंड अटैम्प्ट था। इसके पहले मैंने लास्ट ईयर में दिया था, तो उसमें कट ऑफ से बहुत पीछे था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो अब मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब कर क्या रहे होंगे। देखिए, एक बार पेपर हो जाता है उसके बाद फिर हम किन चीज़ों में पड़ जाते हैं, हम एनालिसिस देखते रहते हैं, कोई मतलब वो पेपर कैसा था, और ये प्रोसेस अनएंडिंग है। हम क्या करते रहते हैं, किसी से सुनते हैं, फिर सुनते हैं वो क्या कह रहा है, वो उसके कितने अटैम्प्ट हैं। किसी ने बोल दिया यार इतने से अटैम्प्ट नहीं है तो ज़्यादा होना चाहिए, तो यार हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर हम कोई और वीडियो खोलते हैं, हमको लगता है ये हमारे मन की बात कह दे, मतलब हमको सिक्योर फील करा है। तो इन सब चीज़ों में ना टाइम बहुत वेस्ट होता है, हमारा मूड फ्लक्चुएट होता रहता है। आपने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी अपने साथ जो होती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आप उनको लिखिए, कोशिश करिएगा कि अगर आप इन केस आपको पेपर देना पड़े आगे तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। बस यही है, मुझे लगता है कि आगे बढ़ते रहिए, आप पीछे मुड़ के देखिए तो बस उनसे सीखिए, गलतियों से सीखिए। ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए कि हाँ क्या होगा। इसमें आप खुद देख रहे हैं ना कि अब जैसे मार्च और फरवरी और मार्च पूरा पड़ा हुआ है, इन 2 महीनों में हमें नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा। पीओ में तो पता चल जाएगा, मेंस की बात का रिजल्ट पता चल जाएगा, लेकिन जिनका क्लरिकल से ही उम्मीद है, या फिर इन जनरल भी बात करें तो जो एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच का जो टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। कुछ कहीं घूम आइए, कहीं कुछ बुक पढ़ लीजिए, एटलीस्ट एक प्रोडक्टिव वे में टाइम स्पेंड हो जाएगा। टाइम वेस्ट करना बहुत गलत बात है। एटलीस्ट
you should not waste your time. It is a very important asset of life. तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लेक्चर मैं नहीं दूंगा, और तो आप जो भी है आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और दैट इज़ इट. और फिर वही मैं बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो कि अगर आपको कंटेंट सही लगा है, अगर आपको लगता हो दैट दिस चैनल इज़ वर्थ सब्सक्राइबिंग एंड वर्थ गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. ऑल द बेस्ट.